पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 के टोटल 10 प्रश्न हल कर लिए। आज की इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 इन दोनों में देखो, प्रश्न नंबर 11 में तो लिखा हुआ है संरेख सदिश और प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ है दिक् कोसाइन, किसी सदिश की दिक् कोसाइन। तो पहले हम संरेख सदिश क्या होते हैं और किसी सदिश की दिक् कोसाइन क्या होती है, इन दोनों टॉपिकों को कवर करेंगे। उसके पश्चात इन दोनों टॉपिकों से संबंधित प्रश्नावली 10.2 के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संरेख सदिश की। पहला टॉपिक है संरेख सदिश। समांतर सदिश, समांतर सदिश या समांतर सदिशों को ही संरेख सदिश कहते हैं। संरेख सदिश कहते हैं। समांतर सदिशों को क्या कहते हैं? संरेख सदिश कहते हैं। देखो, ये हमने एक सदिश ए लिया है और इसके समांतर हमने एक दूसरा सदिश लिया है बी, और इन सदिशों के समांतर हमने लिया है एक सदिश सी। मतलब यहाँ पर जो हमने सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, इनका यहाँ पर जो ज्यामितीय निरूपण हमने बनाया है, इस ज्यामितीय निरूपण में हमने सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, इन तीनों को क्या बनाया है? समांतर बनाया है। तीनों को हमने क्या बनाया है? समांतर बनाया। तो तीनों सदिश समांतर हैं, इस कारण सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी संरेख सदिश होंगे। समांतर सदिश होने के कारण इन सदिशों को हम क्या कहेंगे? संरेख सदिश कहेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी तीनों समांतर सदिश हैं, तो तीनों को हम क्या कहेंगे? संरेख सदिश कहेंगे। अब देखो, ए और बी ये दोनों समांतर है, मतलब संरेख सदिश है, लेकिन इनकी दिशा देखो विपरीत है। सदिश ए और सदिश सी ये समांतर सदिश है, इस कारण संरेख सदिश है, और इनकी दिशा क्या है? एक ही है। मतलब संरेख सदिशों की दिशा एक ही हो सकती है या विपरीत भी हो सकती है। तो अगली बात हमें लिखनी है इसमें, संरेख सदिशों की दिशा, संरेख सदिशों की दिशा एक ही या विपरीत होती है। संरेख सदिशों की दिशा एक ही या विपरीत होती है। अगला पॉइंट देखो, सदिश ए तथा सदिश बी, सदिश ए तथा सदिश बी संरेख सदिश हैं, संरेख सदिश हैं, तब सदिश ए बराबर लैम्डा सदिश बी होगा। सदिश ए किसके बराबर होगा? सदिश लैम्डा बी के बराबर होगा। देखो, ये वाली बात हमने क्यों लिखी है, इसकी चर्चा करते हैं। एक तो हम ले रहे हैं सदिश ए, एक तो हमने लिया है सदिश ए, और इस सदिश ए का परिमाण हम मान लेते हैं 2 इकाई। इसका परिमाण हमने क्या मान लिया? 2 इकाई। और एक लिया है हमने सदिश बी, एक हमने लिया है सदिश बी, और सदिश बी का परिमाण हम मान लेते हैं
2 इकाई। अब यहाँ पर ये जो सदिश A और सदिश B है, ये जो हमने दो सदिश लिए हैं, ये हमने संलेख सदिश लिए हैं। कौन से सदिश लिए हैं? संलेख सदिश लिए हैं। यहाँ पर हमने जो दो सदिश लिए हैं, सदिश A और सदिश B, ये दोनों कौन से सदिश लिए हैं? संलेख सदिश लिए हैं। अब देखो यहाँ पर पहली बात, ये जो लेम्डा है ये इस B के साथ भी आ गया, कई बार हो सकता है कि ये सदिश A के साथ भी आ जाए, दोनों में से किसी एक तरफ हमें देखने को मिल सकता है। देखो दोनों तरफ क्यों देखने को मिल सकता है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। देखो ये जो सदिश B है, इस सदिश B को गुणा कर रहे हैं हम -1 से। सदिश B को हम गुणा कर रहे हैं किससे? -1 से। तो -1 से गुणा करने पर हमें जो सदिश मिलेगा -1 गुणा सदिश B, इस सदिश का देखो ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार का होगा। तो यहां पर देखो हम कौन सी संख्या से गुणा कर रहे हैं? -1 से गुणा करें तो चिन्ह देखो, पहले चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब ये हुआ कि -1 गुणा सदिश B की जो दिशा होगी वो सदिश B के विपरीत होगी। किसके विपरीत होगी? सदिश B के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब यदि A की दिशा पूर्व की ओर है तो B की दिशा यदि पूर्व की ओर है तो -B की दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो -1 गुणा सदिश B की दिशा B के विपरीत होगी। अच्छा, इसके परिमाण पर क्या फर्क होगा? देखो -1 गुणा सदिश B का परिमाण बराबर -1 का मापांक गुणा सदिश B का मापांक, मतलब सदिश B का परिमाण। तो -1 मापांक का मतलब 1 गुणा सदिश B का परिमाण कितना है? तो सदिश B का परिमाण हमने लिया है 2। तो -1 गुणा सदिश B का परिमाण कितना है? 2 इकाई है। -1 गुणा सदिश B का परिमाण कितना है? 2 इकाई। तो ये जो -1 गुणा B सदिश है, ये सदिश B के तो विपरीत होगा, मतलब B की दिशा के विपरीत दिशा होगी इसकी, और इस सदिश का परिमाण कितना होगा? 2 इकाई होगा। तो हम एक ऐसा सदिश बनाएंगे जिसकी दिशा B के विपरीत हो और उसका परिमाण कितना हो? 2 हो। तो हमें एक ऐसा सदिश बनाते हैं। देखो B के विपरीत दिशा बनाओ, तो B की दिशा है पश्चिम की ओर, तो माइनस से गुणा करें या B के विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व की ओर। और इसका परिमाण हमें कितना बनाना है? 2 इकाई बनाना है। तो ये हमने बना दिया -1 गुणा सदिश B। इस सदिश का परिमाण कितना है? परिमाण है 2 इकाई। परिमाण कितना है इसका? 2 इकाई। अब देखो -1 गुणा सदिश B और सदिश A, इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों सदिशों की दिशा एक ही है, साथ में परिमाण भी समान है। देखो कौन सी सदिशों की बात करें? सदिश A और सदिश -1 गुणा B। इन दोनों सदिशों की दिशा समान है। दिशा क्या है? समान। और परिमाण भी क्या है? समान है। दिशा भी समान और परिमाण भी समान। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सदिश से समान सदिश है। और समान सदिशों को हम किस प्रकार लिखते हैं? दोनों सदिशों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा करके। तो इनको लिखेंगे हम सदिश A बराबर -1 गुणा सदिश B। ये जो -1 है इसी को यहाँ पर क्या लिखा है? लेम्डा लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लेम्डा है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये जो लेम्डा है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार लिखा है सदिश A बराबर लेम्डा B। या क्यों लिखा सदिश A बराबर लेम्डा B? तो इसका कारण है ये। तो कोई भी यदि दो सदिश संरेख सदिश हैं
तब उनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर लेमडा सदिश बी। अब देखो, अच्छा ये लेमडा सदिश ए की तरफ भी आ जाएगा। ए की तरफ क्यों आएगा, यदि आप ए को -1 से गुणा कर देते तो जो -1 गुणा सदिश ए प्राप्त होता, ये सदिश बी के समान सदिश मिल जाता। इसका मतलब ये लेमडा ए की तरफ भी आ रहा है और लेमडा बी की तरफ भी आ रहा है, तो दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश की तरफ देखने को हमें मिल सकता है। तो कोई भी दो सदिश यदि संरेख सदिश हैं तब उन सदिशों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, यदि ये सदिश हमें घटक रूप में दिए गए हों, ये बातें आपको नहीं लिखनी है, ये वाली बात और ये बातें ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ तक इन पॉइंटों तक लिखना है। अब देखो, यदि ये दोनों सदिश हमें घटक रूप में दिए गए हों तब हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर लिखना लेमडा एक वास्तविक संख्या है। लेमडा क्या है, एक वास्तविक संख्या। अब देखो, यदि ये सदिश हमें घटक रूप में दे दिए जाए तब क्या देखने को मिलेगा। सदिश ए हमें इस प्रकार दे दिया, a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप, और सदिश बी हमने मान लिया इस प्रकार b1 i केप प्लस b2 j केप प्लस b3 k केप, और सदिश ए व सदिश बी कौन से सदिश हैं, संरेख सदिश है। यहाँ पर हम संरेख सदिशों की बात करें तो संरेख सदिश है, इसका मतलब हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर लेमडा गुणा सदिश बी। तो सदिश ए और सदिश बी को यहाँ पर रखो, तो a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप बराबर लेमडा गुणा b1 i केप प्लस b2 j केप प्लस b3 k केप। अदिश से गुणा करने का तरीका क्या है, i केप j केप और k केप इनके गुणांकों को उस अदिश से गुणा कर दो, तो a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप बराबर लेमडा b1 i केप प्लस लेमडा b2 j केप प्लस लेमडा b3 k केप। अब देखो ध्यान से, बराबर के इस साइड एक सदिश लिखा हुआ है और बराबर के इस साइड भी एक सदिश लिखा हुआ है, मतलब दो सदिश बराबर लिखे हुए हैं। और दो सदिश बराबर हों घटक रूप में, जब भी घटक रूप में दो सदिश बराबर हों तब i केप j केप और k केप इनके संगत गुणांक बराबर होते हैं। संगत गुणांक बराबर होने का मतलब i केप वाला गुणांक i केप वाले गुणांक के बराबर है, j केप वाला गुणांक j केप वाले गुणांक के बराबर, और k केप वाला गुणांक k केप वाले गुणांक के बराबर। तो a1 बराबर लेमडा b1, a2 बराबर लेमडा b2, a3 बराबर लेमडा b3। तो यहां से लेमडा का मान याद कर लो, a1 बट्टा b1 बराबर लेमडा, a2 बट्टा b2 बराबर लेमडा, a3 बट्टा b3 बराबर लेमडा। अब देखो यहाँ पर a1 बट्टा b1, a2 बट्टा b2 और a3 बट्टा b3 ये तीनों ही लेमडा के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों ही परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात a1 बट्टा b1, a1 बट्टा b1 बराबर a2 बट्टा b2 बराबर a3 बट्टा b3, और इन तीनों का मान किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो अब देखो ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 है क्या, तो a1 a2 a3 तो है सदिश ए में i केप j केप और k केप के गुणांक। b1 b2 b3 क्या है, यह है सदिश b में i केप j केप और k केप के
गुणांक। तो ऊपर तो सदिश ए है और बट्टे के नीचे कौन सा सदिश है, बी है। अब देखो बट्टे के ऊपर सदिश ए और बट्टे के नीचे सदिश बी, यह है आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात। ये क्या है, आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात। और ये क्या है, जे कैप वाले गुणांकों का अनुपात। और ये क्या है, के कैप वाले गुणांकों का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा। तो यहाँ पर आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात, जे कैप वाले गुणांकों का अनुपात और के कैप वाले गुणांकों का अनुपात क्या है, बराबर है। हमें यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का जो अनुपात है सदिश ए और सदिश बी में आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का अनुपात क्या मिला है, बराबर मिला है। तो इस बात को लिखोगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं, सदिश ए तथा सदिश बी में आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर है। गुणांकों का अनुपात क्या है, बराबर है। अब देखो सदिश ए और सदिश बी में आई कैप, जे कैप और के कैप के ये गुणांकों का अनुपात बराबर हमें कब मिला, तो ये बराबर हमें तब मिला जब सदिश ए और सदिश बी कौन से सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। सदिश ए और सदिश बी कौन से सदिश हैं, संरेख सदिश है। इसका मतलब कोई भी दो सदिश यदि संरेख सदिश हैं तब उन दोनों सदिशों में आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और इसी मेथड पर आधारित है प्रश्न नंबर 11। तो अब हम प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 देखो, इसमें हमें दो सदिश दे रखे हैं, सदिश ए और सदिश बी। वैसे हमें ये घटक रूप ही दे रखा था, हमने इन घटक रूप का एक का नाम तो लिख दिया सदिश ए और एक घटक रूप का नाम लिख दिया सदिश बी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि सदिश ए तथा सदिश बी संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। देखो हल करो इसको। तो संरेख सदिश कब होंगे, घटक रूप दे रखा है तो आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात बनाओ, जे कैप वाले गुणांकों का अनुपात बनाओ और के कैप वाले गुणांकों का अनुपात बनाओ। तो लिखो आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात। आई कैप वाले गुणांकों का अनुपात कितना रहा है, देखो 2/-4 अर्थात हम लिख सकते हैं -1/2। अब बनाओ जे कैप वाले गुणांकों का अनुपात, और जे कैप वाले गुणांकों का अनुपात है -3/6। अनुपात का मतलब बट्टा, कैंसिल करने पर आ जाएगा -1/2। अब लिखो के कैप वाले गुणांकों का अनुपात, और के कैप वाले गुणांकों का अनुपात है 4/-8। कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, -1/2। तो देखो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांकों का अनुपात है ये क्या है, समान है। समान है इसका मतलब ये दोनों सदिश संरेख सदिश है। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए तथा सदिश बी में आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों का अनुपात, के गुणांकों का अनुपात समान या बराबर है। अतः सदिश ए तथा सदिश बी संरेख सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। इस प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका कौन सा है वो देखो। ये तो हुआ पहला तरीका।
अब हम बात करें दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके से हम किस प्रकार हल करें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोई दो सदिश संरेख सदिश हैं, ए और बी दो सदिश संरेख सदिश हैं, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर लैम्डा गुणा सदिश बी। मतलब किसी एक सदिश को हम किसी संख्या से गुणा करें और हमें दूसरा सदिश मिल जाए। किसी सदिश को हमें किसी संख्या से गुणा करें और हमें वो दूसरा सदिश मिल जाए। तो इन दोनों सदिशों में देखो कि किसी एक सदिश को हम किसी संख्या से गुणा करें और हमें दूसरा सदिश मिल जाए। देखो सदिश ए की बात करें तो इस सदिश ए को हम किससे गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए, सदिश बी मिल जाए। यदि ऐसी संख्या हमें मिल रही है तब तो ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, संरेख सदिश हो जाएंगे, अन्यथा ये संरेख सदिश नहीं होंगे। तो देखो यदि हम सदिश ए को -2 से गुणा कर दें तो हमें कौन सा सदिश मिल जाएगा, देखो सदिश बी मिल जाएगा। सदिश ए को देखो -2 से गुणा करो, ये सदिश ए रहा। सदिश ए क्या है, 2i के -3j के प्लस 4k के। इसको गुणा करो -2 से, तो -2 से गुणा करने पर आएगा -4i के प्लस 6j के प्लस -8k के। और ये सदिश कौन सा है, ये सदिश देख लो कौन सा है, सदिश बी है। तो -2 गुणा सदिश ए बराबर सदिश बी। तो एक सदिश को हमने किसी संख्या से गुणा किया और हमें कौन सा सदिश मिल गया, दूसरा सदिश मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए तथा सदिश बी संरेख सदिश हैं। कौन से सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से हमें प्रश्न को हल करना है। अगले प्रश्न को हल करने से पहले हमें दिक् कोसाइन के बारे में पता होना चाहिए कि दिक् कोसाइन क्या होते हैं, किसी सदिश के दिक् कोसाइन क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दिक् कोसाइन की। तो इसके लिए हम पहले बनाएंगे त्रिविमीय तल। पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिविमीय तल बनाएंगे और समझेंगे कि दिक् कोसाइन क्या होते हैं। ये हमने बना लिया त्रिविमीय तल। ये है मूल बिंदु, ये है ओ अक्ष, ये है ओ वाई और ये है ओ जेड। और इस त्रिविमीय तल में हमने कोई बिंदु लिया है P और इस बिंदु P का निर्देशांक है x, y, z। हमने क्या लिया है, माना एक बिंदु लिया है। तो लिखो इस बात को, माना एक बिंदु P और इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z। अब देखो इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा, तो इस P का स्थिति सदिश होगा सदिश OP। अब देखो ये जो सदिश OP है ये अक्षों के साथ मतलब OX, OY और OZ इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। OX के साथ भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, OY के साथ भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगा और OZ के साथ भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो इस सदिश OP के द्वारा OX के साथ बनाया हुआ कोण हम मान लेते हैं एल्फा। OY के साथ जो कोण बना रहा है उसको हम मान लेते हैं बीटा और OZ के साथ जो कोण बना रहा है उसको हम मान लेते हैं गामा। सदिश OP अक्षों के साथ जो कोण बना रहा है उन कोणों को हमने क्या मान लिया, एल्फा, बीटा और गामा। सदिश OP द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए कोण क्रमशः एल्फा, बीटा तथा गामा है। एल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखो ये जो कोण है
अल्फा बीटा गामा, इनको कहते हैं सदिश के दिशा कोण। इस सदिश ओपी के क्या कहेंगे? दिशा कोण कहेंगे। इन कोणों को क्या कहते हैं? सदिश के दिशा कोण। तो दिशा कोण, दिशा कोण क्या है? अल्फा बीटा गामा, इनको क्या कहते हैं? दिशा कोण। और यदि इन दिशा कोणों का कोस ले लें, इन दिशा कोणों का क्या ले लें? कोस ले लें, तब इनको कहते हैं दिक् कोसाइन। तब इनको क्या कहेंगे? दिक् कोसाइन। तो इनका कोस लो, तो अल्फा का कोस लिया तो बन गया कोस अल्फा, बीटा का कोस लो तो बन गया कोस बीटा, गामा का कोस लो तो ये बन गया कोस गामा। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे दिक् कोसाइन। इनको क्या कहते हैं? दिक् कोसाइन कहते हैं। दिक् कोसाइन कहते हैं। और इन दिक् कोसाइन को, इसको तो दर्शाया जाता है एल के द्वारा, इसको लिखा जाता है एम के द्वारा, और इसको दर्शाया जाता है एन के द्वारा। दिक् कोसाइन को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? एल एम एन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं। दिक् कोसाइन को, दिक् कोसाइन को एल एम तथा एन द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एल एम एन के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम बिंदु P से OY पर लंब डालेंगे। तो बिंदु P से OY पर लंब डालो। देखो O अक्ष पर लंब इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर ये 3D आकृति है तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। तो हमने बिंदु P से OY पर लंब डाल दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो कौन से अक्ष पर लंब डाला है? Y पर या OY पर। तो Y निर्देशांक देख लो, Y निर्देशांक कितना है? Y, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? Y इकाई दूरी है। और ये जो सदिश OP है, इस सदिश OP का परिमाण हम मान लेते हैं R। इसका परिमाण हम क्या मान लेते हैं? R। अब देखो ये जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, इसको बनाओ एक बार यहाँ पर। देखो ये दूरी तो कितनी है? Y, और इसका परिमाण OP का परिमाण का मतलब O से P की दूरी वो कितनी है? R। ये वाला कोण कितना है? तो ये कोण देखो बीटा, और ये है 90 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो फिर कोस बीटा बराबर कितना होगा? ये देखो कोस बीटा बराबर कितना होगा? तो लाल बट्टा कक्का लगाओ, लाल बट्टा कक्का। कोस होता है आधार बट्टा कर्ण। कोस किसके बराबर होगा? आधार बट्टा कर्ण के बराबर होगा। अब यहाँ पर आधार देखो कौन सा है? देखो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जिस भुजा पर दोनों ही कोण स्थित हो उस भुजा को कहते हैं आधार। तो आधार तो कितना है? Y, और कर्ण कितना है? R। तो कोस बीटा बराबर हमें मिल गया Y बट्टा R। इसी प्रकार इस बिंदु P से जब हम O अक्ष पर लंब डालेंगे और इस प्रकार हम कोस अल्फा ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा अक्ष बट्टा R। और जब हम बिंदु P से OZ पर लंब डालेंगे तब हमें मिलेगा कोस गामा, और कोस गामा बराबर मिलेगा Z बट्टा R। कोस गामा बराबर कितना मिलेगा? Z बट्टा R। तो यहाँ पर देखो हमें कोस अल्फा बराबर मिलेगा अक्ष बटा R,
कोस बीटा बराबर मिलेगा वाई बटा आर और कोस गामा बराबर मिलेगा जेड बटा आर। तो इस बात को यहीं पर लिख रहा हूं मैं, कोस एल्फा बराबर तो है एक्स बटा आर, कोस बीटा किसके बराबर होगा वाई बटा आर और कोस गामा किसके बराबर होगा जेड बटा आर के। अब देखो कोस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं एल, कोस बीटा की जगह एम और कोस गामा की जगह एन। तो एल बराबर आ गया एक्स बट्टा आर, एम बराबर कितना आ गया वाई बट्टा आर और एन बराबर कितना है जेड बट्टा आर। अब देखो यदि हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर ये जो दिक कोसाइन है इनका हम वर्ग करें और वर्ग करके जोड़ दें तो जोड़ने पर देखो हमें क्या मिलेगा। तो एल की जगह रखेंगे एक्स बटा आर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह आएगा जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। लघुत्तम लेकर हल कर लो तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। अब देखो ये आर क्या है, तो आर देखो हमने माना है सदिश ओपी का परिमाण, और सदिश ओपी का देखो यहाँ से परिमाण ज्ञात करो। तो सदिश ओपी का जब यहाँ से आप परिमाण ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर, यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, इसका परिमाण हमें मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टा, देखो आर का मान कितना है, आर का मान है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर आर के ऊपर क्या लगाया हुआ है स्क्वायर लगाया हुआ है, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के पश्चात क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंश और हर समान है तो कैंसिल हो गया और कैंसिल होने पर कितना आ गया एक आ गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक आ गया। मतलब इन दिक्को साइनों का वर्ग करें और वर्ग करके हम जोड़ दें, वर्ग करके योग कर दें तो योगफल हमें कितना मिलेगा एक मिलेगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है एक होता है। आपको पूरी बात डिटेल में लिखनी है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इनको पॉइंटों के रूप में लिख रहा हूँ। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा एक होगा। यहाँ से एक नंबर का सीधा प्रश्न आ सकता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होगा, तो याद रखना है कितना होगा एक होगा। अब देखो ये जो सदिश ओपी है इसको घटक रूप में लिखो, तो घटक रूप में लिखने पर हमें मिलेगा सदिश ओपी बराबर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। अब मैं इस सदिश ओपी को 1/r से गुणा कर रहा हूं। सदिश ओपी को किससे गुणा कर रहे हैं 1/r से। r क्या है सदिश ओपी का परिमाण है और इस साइड 1/r से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x/r आई केप प्लस y/r जे केप प्लस z/r के केप। देखो सदिश ओपी में हम भाग दे रहे हैं किसका इसके परिमाण का, इसका मतलब ये क्या बन गया ये बन गया सदिश ओपी की दिशा में मात्रक सदिश, और सदिश ओपी की दिशा में मात्रक सदिश को क्या लिखेंगे हम ओपी कैप लिखेंगे। x/r की जगह देखो क्या लिख सकते हैं x/r की जगह कोस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं l लिख सकते हैं, तो ये बन गया l आई केप। y/r की जगह लिख सकते हैं m और z/r की जगह क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। यहां से देखो हमें क्या देखने को मिला
यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि कोई भी सदिश हो और उस सदिश के यदि हमें दिक् कोसाइन पूछे तो हमें क्या करना है, हमें उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लेना है। उसके पश्चात आई केप, जे केप और के केप के जो गुणांक होते हैं वो क्या होंगे, दिक् कोसाइन होंगे। कोई भी सदिश है, जैसे सदिश ए दे दिया और ये पूछ लिया कि इस सदिश के दिक् कोसाइन बताओ, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सदिश ए लिखो, इस सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लो। और मात्रक सदिश जब हम ज्ञात करेंगे तो मात्रक सदिश में आई केप, जे केप और के केप के जो गुणांक होंगे वो गुणांक की क्या होंगे, दिक् कोसाइन होंगे। तो इस प्रकार हम किसी सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, इस प्रकार। अब देखो इन पॉइंटों को तो मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे दिक् अनुपात की। किसकी बात करेंगे, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात दिक् कोसाइनों के साथ वे संख्याएं जो दिक् कोसाइनों के साथ समान अनुपात बनाती हैं। जैसे तीन संख्या हैं ए बी सी, और ये जो अनुपात यहाँ पर बन रहा है, ए बी सी ने एल एम एन के साथ जो अनुपात बनाया, ये अनुपात बराबर हो जाए और इसका मान मान लो लैम्डा आ जाए। वे संख्याएं जो दिक् कोसाइनों के साथ समान अनुपात बनाती है उन संख्याओं को कहते हैं दिक् अनुपात। वे संख्याएं जो दिक् कोसाइनों के साथ क्या बनाती हो, समान अनुपात बनाती हो, उन संख्याओं को कहते हैं दिक् अनुपात। अब देखो इस बात को लिख भी लेते हैं, यहां पर लिख लो, वे संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ समान अनुपात बनाती हो। वे संख्याएं जो दिक् कोसाइनों के साथ क्या बनाती हो, समान अनुपात बनाती हो, क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपातों को क्रमशः ए, बी तथा सी द्वारा दर्शाया जाता है। दिक् अनुपातों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ए, बी तथा सी के द्वारा। अब देखो यहां से ए बी सी का मान ज्ञात करो। एल बट्टा ए बराबर क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। एम बट्टा बी बराबर क्या है, लैम्डा। एन बट्टा सी बराबर कितना है, लैम्डा। तो यहां से ए का मान आ गया एल बट्टा लैम्डा। बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया एम बट्टा लैम्डा। और सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया एन बट्टा लैम्डा। तो यहां से देखो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि एल एम एन इनको यदि हम किसी एक समान संख्या से गुणा कर दें, एल एम एन इनको यदि हम किसी समान संख्या से गुणा कर दें तब हमें क्या मिल जाएंगे, दिक् अनुपात मिल जाएंगे। एल एम तथा एन को किसी समान संख्या से, अब संख्या का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, किसी समान संख्या से गुणा करने पर
गुणा करने पर, समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस सदिश का दिक् अनुपात कहलाता है। उस सदिश का क्या कहलाएगा? दिक् अनुपात कहलाएगा। उस सदिश का क्या कहलाता है? दिक् अनुपात कहलाता है। अब हम यहाँ पर इस सदिश OP के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सदिश OP क्या है? यहाँ पर सदिश OP है xi प्लस yj प्लस zk। और इस सदिश OP के लिए L का मान है x/r, M का मान है y/r और N का मान है z/r। अब यहाँ पर ये जो दिक् अनुपातों की स्थिति हमें मिली है, इस स्थिति में 1/λ की जगह रख रहे हैं इस सदिश का परिमाण। 1/λ की जगह क्या रख रहे हैं? इस सदिश का परिमाण। और L/Mn का मान कितना है? x/r, y/r और z/r। तो ABC का मान देखो हमें क्या मिलेगा? A बराबर 1/λ की जगह रखेंगे हम r, और L का मान कितना है इस सदिश के लिए? x/r। ये दिक् अनुपातों का, ये जो दिक् अनुपात हमें मिले हैं, इन दिक् अनुपातों को हम इस सदिश पर लगा रहे हैं। B बराबर 1/λ की जगह r और M की जगह कितना है? y/r। C बराबर 1/λ की जगह r और N का मान कितना है सदिश के लिए? z/r। अब देखो r से r कैंसिल, तो A बराबर आ गया x, B बराबर आ गया y और C बराबर आ गया z। A बराबर कितना आ गया? x, B बराबर y और C बराबर z। इसका मतलब यहाँ पर देखो दिक् अनुपात किसके बराबर मिल गए? दिक् अनुपात हमें इस बिंदु के निर्देशांक के बराबर ही मिल गए। या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दिक् अनुपात है, ये दिक् अनुपात इस सदिश में i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक है। ये जो दिक् अनुपात है, ये दिक् अनुपात देखो इस सदिश में i कैप, j कैप और k कैप के क्या है? गुणांक है। कब होंगे? जब ये इकाई सदिश नहीं होगा तब की बात होगी। तो कोई भी सदिश यदि वो इकाई सदिश नहीं है, तब i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणांक होंगे उनको कहा जाता है दिक् अनुपात। उनको क्या कहा जाता है? दिक् अनुपात। तो अगला पॉइंट है, यदि कोई सदिश इकाई सदिश के रूप में नहीं है, इकाई सदिश नहीं है, तब i कैप, j कैप तथा k कैप के गुणांक दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि वो सदिश इकाई सदिश हो गया तब तो i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणांक होंगे वो क्या बन जाएंगे? दिक्कोसाइन बन जाएंगे। तब तो क्या बन जाएंगे? वो दिक्कोसाइन बन जाएंगे। और वो यदि इकाई सदिश नहीं है तब i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक क्या होंगे? दिक् अनुपात होंगे। अब देखो यहाँ पर इस लैम्डा की हम बात करें तो ये जो लैम्डा है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर हम लैम्डा की जगह अनेक संख्याएं रख सकते हैं, और अनेक संख्याएं रखने पर हमें अनेक दिक् अनुपात मिलेंगे। इस लैम्डा की जगह हम अनेक संख्या रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो अनेक होती है, तो यहाँ पर हमें अनेक दिक् अनुपात मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, दिक् अनुपातों की संख्या होती है, तो दिक् अनुपातों की संख्या होती है अनेक या अनंत।
दिक् अनुपातों की संख्या अनेक होती है। तो यहाँ पर हमें दिक् अनुपातों की संख्या कितनी मिल गई? दिक् अनुपातों की संख्या होती है अनेक, और दिक् कोसाइनों की संख्या होगी 1। तो दिक् कोसाइन होते हैं अद्वितीय, दिक् कोसाइन क्या होंगे? अद्वितीय होंगे, और दिक् अनुपातों की संख्या क्या होती है? अनेक होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 देखो, इसमें हमें एक सदिश दे रखा है, सदिश ए, और सदिश ए है आई के प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें इस सदिश ए की दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे, और उस मात्रक सदिश में आई केप, जे केप और के केप के गुणांक को क्या कहते हैं? दिक् कोसाइन कहेंगे। तो इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो। ए कैप बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। तो ए कैप बराबर सदिश ए है आई के प्लस 2j के प्लस 3k कैप, बटा सदिश ए का परिमाण आ जाएगा 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। तो ए कैप बराबर 1 बटा रूट 14 आई कैप प्लस 2 बटा रूट 14 जे कैप प्लस 3 बटा रूट 14 के कैप। तो देखो, हमने इस सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। अब इस मात्रक सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं, इन गुणांकों को ही क्या कहेंगे? इस सदिश ए के दिक् कोसाइन। तो इस सदिश ए के दिक् कोसाइन, सदिश ए के दिक् कोसाइन L बराबर 1 बटा रूट 14, M बराबर 2 बटा रूट 14 तथा N बराबर 3 बटा रूट 14। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।